भजन दल जा रहे हैं। कामकाज है 1988 से मैं ये काम कर रहा हूँ। शायद मुरली भाई भी प्लास्टिक के कामकाज में थे क्योंकि वो मुझे टिप्स देते थे थोड़ा थोड़ा, कभी कभी मिलते उस वक्त। पर मैं भी प्लास्टिक का कामकाज कर रहा हूँ, मेरा रीड प्रोसेस का कामकाज है। तो मैं भी भले पॉलिटिशियन तो हुई, पर साथ साथ में व्यापारिक दिमाग भी मेरे पास है। तो यानी आप ही के साथ में एक छोटा मोटा व्यापारी करके भी बात करने यहाँ पर आ गया कि आज मैं इतना कहूँगा कि हमें मोदी जी को जो उनका नारा है कि अब की बार 400 बार, तो हमको ये 400 में हमारे साउथ मुंबई की सांसद वहां पर बिठानी। वो सांसद इसलिए बिठानी है कि आज इसके पहले जो हमने 10 साल जिनको यहाँ पर चुन के दिया, उन्होंने कभी ना लोगों के बीच में गए और ना ही मेरे व्यापारी भाइयों के बीच में आए हैं कि कभी आपकी कुछ तकलीफ है क्या है। और व्यापारी भाइयों को ऐसी कुछ तकलीफें होती नहीं, क्योंकि आप सब लक्ष्मी पुत्र है। आपको ऐसा कोई ज्यादातर पॉलिटिशियन की जरूरत भी नहीं होती है, पर छोटे मोटे जो मसले होते हैं, जो मसले दिल्ली में हमारा यहाँ से कोई सांसद हो वही वो वहाँ पर लेके हमारे आवाज वहाँ पर उठा सकता है। इसलिए कभी कभार जरूरत पड़ती है, पर वो भी आपकी आवाज सुनने को आज तक आए नहीं। मैं इतना ही कहूँगा, आए कि नहीं आए वो तो आप ही को मालूम है, पर मैं तो जहाँ जहाँ जाता हूँ सब लोग यही बोलते हैं कि 10 साल हमारे पास आए ही नहीं। इतना ही नहीं बल्कि आज के तारीख में कोई कॉर्पोरेटर बनता है तो खुद का कार्यालय बना लेता है, खुद का ऑफिस बना लेता है। पर ये हमारा सांसद जो था वो 10 साल में मंत्री भी रह चुके वो, पर उन्होंने कभी ये पूरे हल्के में खुद का एक ऑफिस भी नहीं बनाया। मुझे लगता है हिंदुस्तान में पहला एक ये एमपी होगा कि जिसके पूरे कार्य क्षेत्र में उसका खुद का एक ऑफिस नहीं है। तो इस तरह से काम करने वाले को अभी अपनी 10 साल मौका दिया था, अभी 10 साल के बाद में उनको घर में बिठाने का वक्त आया है। और घर में बिठाकर हमको यहाँ पर यामिनी जी को इसलिए चुन के देना है कि हमको मोदी जी का वहाँ पर तीसरी बार उनको वहाँ पर पंतप्रधान जी के नाते वो कुर्सी में बैठे हुए हमको देखना है और हमको मोदी जी को यहाँ पर कामयाब करना है। यहाँ पर यामिनी यादव कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पर अगर कैंडिडेट कौन है तो वो है आदरणीय मोदी साहब है। आदरणीय मोदी साहब को हमको यहाँ से चुन के देना है, क्योंकि मोदी साहब का हाथ में मजबूत करना है। और मुझे मालूम है आप सभी लोग ये काम करेंगे और आपको इतना मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आपको कभी फ्यूचर में कि यामिनी यादव चुन के आने के बाद में कभी आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि यामिनी यादव हमारे बीच में आई नहीं, यामिनी यादव हमें मिली नहीं। ये आपको कभी भी ये कंप्लेंट करने का मौका आपको कभी मिलेगा नहीं। ये मैं आपको आश्वस्त यहाँ पर करता हूँ, पूरा विश्वास देता हूँ कि आपको जो भी आपकी समस्याएं होगी, तकलीफ की होगी, जो कि आप कभी कभी आपकी तकलीफ आप खुद ब खुद कर लेते हो हल, तो आपको जरूरत भी नहीं लगती। और खास करके मैं जितेंद्र भाई, रितेश भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने फैन के सभी मेंबर एसोसिएशंस का एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाया। मैं अपने कई साथियों को भी रिकॉग्नाइज करना चाहूँगा, हमारे विक्रम भाई, कांतिलाल भाई जिन्होंने आज की मीटिंग को, दिलीप भाई और एक विक्रम भाई है, हमारे शांतिलाल भाई है, सब अपने अलग अलग इंडस्ट्री से आए हुए हैं, मेटल स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री, डायमंड बाजार, हर एक इंडस्ट्री से। और मैं जितेंद्र भाई, जब सुरेंद्र सवाई जी का और मोहन गुरनानी जी का मैं तस्वीर देख रहा हूँ तो मुझे खास करके सुरेंद्र सवाई जी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि मैं सुरेंद्र भाई को भी जब मैं उनकी तस्वीर देखता हूँ, शरद भाई, तो मुरली भाई की भी याद आती है, क्योंकि मुरली भाई भी यशवंत जी राजस्थान से आए हुए थे। और मैं हमेशा मराठी में कहता हूँ कि आई से माहेर फंसालकर है, मदर महाराष्ट्रन है, लेकिन फादर एक मारवाड़ी थे। 200 रुपये के साथ अपने जेब में मुंबई आए थे राजस्थान से, सीकर डिस्ट्रिक्ट से, लक्ष्मणगढ़ से। उस समय इसी कालवा देवी एरिया में धीरूभाई के साथ उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस, यार्न ट्रेडिंग शुरू किया।
और अभी भी कभी कभी मुकेश भाई कहते हैं कि वो जो सॉक्स मोजे के जो स्ट्रेच इलास्टिक है वो उस समय का, जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, उस समय का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी था वो जो इलास्टिक होता था। जी जी। और मुरली भाई भी वैसे ही एक व्यापारी, एक साधारण ट्रेडर बनकर उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक का व्यापार कारोबार शुरू किया। देश का सबसे पहले HDP हाई डेंसिटी प्लास्टिक का फैक्ट्री उन्होंने लगवाया। उसके बाद PET और अन्य प्लास्टिक्स एरियाज में चले गए, वो कंपनी को हमने बेचा। और उसके बाद 1968 में वे पहली बार राजनीति में एक नगर सेवक के रूप में थे और नगर सेवक बने। उसके बाद बाला साहेब के आशीर्वाद से मुंबई के महापौर बने 1980 में, आमदार, उसके बाद सांसद, केंद्रीय मंत्री। तो एक प्रकार से उन्होंने अपनी पूरी इनिंग्स की। मुझे कभी कभी मैं कहता हूं कि मैं यदि किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता था तो मुझे 27 वर्ष की उम्र में कभी भी संसद का टिकट नहीं मिलता था, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और फैन और यहाँ के ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारे परिवार का एक बहुत ही गहरा पुराना लगाव है, एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है। जैसे जितेंद्र भाई ने कहा कि LBT की जो बहुत बड़ा मुद्दा था, उस समय पृथ्वीराज चौहान जी को उन पे प्रेशर डालकर LBT को रद्द करना। सबको नोटिस आ चुके हैं खाली करने के। फैम की जो बिल्डिंग है ना, ये भी BPT के अंदर आ गया है। पिछले मंथ हमको भी नोटिस आया है कि भाई हमारे लीज अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, 40 साल और बचे हैं, लेकिन फिर भी आया कि नहीं, ये भी BPT का लैंड खाली करना पड़ेगा। और हम लोग नितिन गडकरी साहब से मिले, हम पीयूष गोयल जी से मिले, हम सोनावल जी से मिले, करोटा जी से मिले। सबसे मिलने के बाद सबने यही कहा कि ये डिसीजन सिर्फ केंद्र से होगा और सिर्फ मोदी जी के कैबिनेट से ही हो सकता है। तो ये बात आपको सर वहाँ तक पहुँचानी होगी। मैं हर एक आदमी सारे मिनिस्टर से बात की मदद भी लेंगे, जी की मदद लेंगे। पिछले 35 साल से काम करता हूँ तो हमारा एक बैरोमीटर ऐसा काम करता है, तो उस भीड़ को देख के मुझे लग गया था कि हम जीतने वाले हैं, और हम जीते थे। लेकिन ये सब बातें बहुत अच्छी है। चुनाव के माहौल में हम बैठे हैं, मैं तो यहाँ दोबारा आया हूँ, और जितेंद्र भाई व्यापारी है, पीयूष गोयल जी का हमने सुबह एक कार्यक्रम किया था। तो व्यापारी आदमी हमेशा अपना फायदा देखता है। बोले सुनील आया हुआ है तो इसका भी अपन लाभ ले ले, मुझे आदेश किया। और मेरे मन में आपके साथ मंच साझा करने की बहुत इच्छा थी, और जादव जी भी आज मुझे मिले। तो ये एक स्वभावतः कोई ना कोई एक कारण बन जाता है, कोई निमित्त बन जाता है। लेकिन साथियों, हम सबके बीच में एक बहुत बड़ा समय है, वो एक चुनाव को चुनकर और आने वाले समय में मतदान करके एक ऐसा रिजल्ट हमको देना है जिसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। और मैं तो पूरे भारत में अभी नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के नाते घूम रहा हूँ। हमारे यहाँ सतीश भाई भी बैठे हैं, और अभी हम कलकत्ता में भी तीनों लोग थे। और पूरे देश में जो वातावरण है, वायुमंडल है, और अभी तक के जो मैं परसों अमित भाई के साथ आ रहा था, तो अभी तक के मतदान के हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि हम 200 पार कर चुके हैं। 3 टर्म के मतदान हुए हैं, उसमें 200 पार हो गई। हम व्यापारी है, 400 पार की बात है, 200 के लिए लड़ाई है, और उस 200 में आपका नंबर है। उस नंबर को बढ़ाने के लिए आपको कितना बड़ा महत्वपूर्ण काम करना है कि सबसे बड़ा अगर नुकसान होता था, बॉम्ब धड़ाके होते थे, या जितना भी डरावनापन होता था, और आर्थिक जगत में, क्योंकि हम ये आर्थिक हमारी राजधानी है, और उसमें भी आपका ये जो एरिया है, ये तो वास्तव में सबसे बड़ा हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व व्यापारियों का करने वाला इलाका है। यामिनी जी को व्यापारियों के साथ इस संवाद करने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो हमारे साउथ बॉम्बे की कैंडिडेट है। तो यहाँ साउथ बॉम्बे के व्यापारी, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है और व्यापारियों से यहाँ पे पूरा साउथ बॉम्बे भरा है, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पिछली गवर्नमेंट ने सुलझाए हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे मुद्दे, BPT, महाराष्ट्र रेंट एक्ट, ऐसे जो मुद्दे मुंबईकर को परेशान कर रहे हैं। मुंबईकर को लास्ट 10 सालों में बहुत सारी चीज़ों का फायदा भी मिला है। इंफ्रा जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ मुंबई में कई वर्षों के बाद, जो कि मुंबई अपना बड़ा टैक्स पेयर होने के बावजूद भी अभी कुछ वर्षों में ही हमें फायदा मिला है। जैसे अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो, ये सब बनी है।
तो मुंबईकर खुश है। लेकिन साथ में भी दो बड़े मुद्दे हैं जो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का, जो कोलाबा से लेकर मझगांव तक के जो रहवासी है, वो हमारे व्यापारी भी बहुत है वहां पे, वो सब परेशान है। उनको सबको नोटिस आ गए हैं खाली करने के लिए। बीपीटी की जगह 40-40, 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, उनको खाली कैसे करा सकते हो आप? रिहेबिलिट करिए उसको, ये हमारी बड़ी मांग है। और सेकंड, महाराष्ट्र रैंट एक्ट। महाराष्ट्र में हमेशा, मुंबई में पगड़ी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पगड़ी में सब जगह होती है, वर्षों वर्ष से बाप दादा की जगह से टाइम से लोग रहते आए हैं। अब वो पगड़ी को आप रिन्यू नहीं करोगे, आप रेंट उसका, तो चीजों पे सेंटर पे वैसे मुश्किल, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे कायदे तो रहे नहीं। जीएसटी सेंटर पे चला गया, कस्टम सेंटर पे चला गया, इनकम टैक्स सेंटर पे, मोस्टली सेंटर पे है। और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार होने से हमको ये फायदा है कि हम यहाँ से मुद्दे यहाँ के वित्त मंत्री से या चीफ मिनिस्टर के थ्रू हम लोग सेंटर में लेके जाते हैं। अब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया है अभी, जिसका मुझे महाराष्ट्र से बीइंग फार्म प्रेसिडेंट, मेरे को वहाँ पे उसका बोर्ड मेंबर भी बनाया। तो हम महाराष्ट्र के सारे मुद्दे हम सेंटर तक ले जाते हैं और उसके थ्रू हम आगे मिनिस्ट्रीज को मिलकर उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा सा हो रहा है। लेकिन लोकल लेवल पे खाली वन लाइसेंस का इश्यूज है, अभी भी लाइसेंस राज चल रहा है। महाराष्ट्र के शटर के लाइसेंस है, बोर्ड के लाइसेंस है, गुमास्ता लाइसेंसेज है, ये सब लाइसेंस खत्म हुआ। एक शॉप एस्टेब्लिश लाइसेंस, एक ही लाइसेंस, व्यापारी पैसा देने को कोई तकलीफ नहीं है। 200, 500, 1000, 5000 जो चाहिए आप एक बार ले लीजिए, लेकिन उसको बार बार रिन्यूअल का मैटर क्लोज कर दीजिए। तो ये हमारी एक लोकल गवर्नमेंट, लोकल स्टेट गवर्नमेंट से मांग है। प्लस सैनिटेशन का और बेसिक इशू है यहाँ पे, वो उसको थोड़ा सुधार देंगे। टॉयलेट्स में यहाँ पे कंजेस्टेड एरियाज भी है, व्यापारियों को रिहेबिलिट करने के लिए जगह भी दे देनी चाहिए। एक कोई यहाँ पे मार्केट को शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट को एकदम रीजनेबल दाम पे हमें न्यू बॉम्बे के नजदीक आजू बाजू में कहीं पे भी गोडाउंस रखने के लिए जगह मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। जो फॉर्मेलिटीज है वो धीरे धीरे हमको कम करना है। जो भी टैक्स का है, जो कानून का है, जैसे महाराष्ट्र में किया है ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का, और भी कोई किया तो वो एक जगह रजिस्ट्रेशन करने से काफी काम हो जाता है। वैसे आधार कार्ड का जो चल रहा है, वैसे आधार कार्ड की जगह मतलब एक ही आधार कार्ड में सब काम हो जाता है, वैसा ये भी हमारे व्यापारियों के लिए फॉर्मेलिटीज कम होना चाहिए। और बाकी जो मेटल बाजार में इधर हाथ गाड़ियों की जो समस्या है, जो छोटे वाहन की भी समस्या है, वो सब कलमबोली जगह मिले या बाहर जो पनवेल साइड में जगह मिले तो काफी राहत मिल जाएगी। उधर की जगह कोई अलॉटमेंट हो जावे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंचाए और कोई गवर्नमेंट की जगह होवे तो काफी मतलब उधर मिलने से अपन को राहत मिल जावे। और कौन से अहम मुद्दे हैं जो आप यहाँ बताएं? बस इधर से तो हमारे लोकसभा उम्मीदवार यामिनी जी अच्छी तरह से वो अच्छे वोट से जीते और हमारी बात आगे दिल्ली तक लेके जावे और हमारी मांगे हैं वो पूरी करवाए। थैंक यू।